कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के लिए संपर्क करें और अपने घर के पास कैंप लगवाएं। 21 जुलाई 1984 के आज ही के दिन क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह मुकाबला टेस्ट इतिहास का 15वां मैच था। 21 जुलाई 1963 को आज ही के दिन काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। काशी विद्यापीठ की आधारशिला गांधी जी ने रखी थी। 21 जुलाई 1988 को आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1C का प्रक्षेपण किया गया। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के कारण 12C बैंड प्रेषानुकारों में आधे और उसके 2S बैंड प्रेषानुकार नष्ट हो गए थे। 21 जुलाई 2007 को आज ही के दिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक चला। बनारस का घाट, मां गंगा के तट पर बिस्मिल्लाह खां की याद। प्रयागराज, संगम में मोक्ष का एहसास। मेरठ से उठी पहली क्रांति की मशाल, लखनऊ की नजाकत, ताजमहल विश्व की शान, कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण, सारनाथ में अशोक स्तंभ अमिट कीर्ति का प्रमाण। अपना उत्तर प्रदेश, देश का स्वाभिमान। आपके मोबाइल पर जनता टीवी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और iOS से करें डाउनलोड। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमसे। योगी सरकार मोदी सरकार की तर्ज पर चुनावी समीकरण के मद्देनजर कर सकती है कैबिनेट विस्तार। कई नए नामों पर लग सकती है मोहर। कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बनाया जा सकता है मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ का किया दौरा। पूर्व बीजेपी सांसद लालजी टंडन की प्रतिमा का किया अनावरण। अपने संबोधन में अटल बिहारी वाजपेयी और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बताए रोचक किस्से। एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह से की मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रथ यात्रा से किया चुनावी अभियान का शंखनाद। लखनऊ से उन्नाव तक निकाली रथ यात्रा। सरोसा में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। खराब मौसम के चलते हुआ रद्द। सड़क मार्ग के जरिए उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात, दी सांत्वना। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन 21वें दिन भी लगातार रहा जारी। धरना कर रहे पुरोहित बोले, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार बोर्ड को भंग नहीं कर देती। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पर लग रही लगाम। बीते 24 घंटे में सामने आए मात्र 70 मामले। तो वहीं उत्तराखंड में बीते दिन मिले 21,000 कोरोना सैंपलों की जांच। 50 पॉजिटिव मिले। एक्टिव केसेस भी हुए कम। नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सीधे लखनऊ में लोक भवन का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, सुनिए। ने भी
आपकालीन निरीक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया है, ये हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। शासन आपसे अपेक्षा रखता है, आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि कार्य में ईमानदारी और स्वच्छतापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के तो नवनियुक्तियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री, और साथ में आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी का एक दिन का दौरा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया और टंडन को याद करते हुए उन्होंने टंडन के साथ मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी और समाजवादी पार्टी से जुड़े 3 रोचक किस्से भी बताए। तो वहीं इसके बाद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने के लिए पहुंचे और उनकी हालत जानी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरें 3 आपको दिखा रहे हैं। राजधानी एयरपोर्ट पहुंचे थे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद हैं। दूसरी तस्वीर प्रतिमा का अनावरण करते हुए। तीसरी तस्वीर एसजीपीजीआई की है, जब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए कल्याण सिंह पहुंचे, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और कल्याण सिंह राजनाथ सिंह के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। योगी सरकार मोदी सरकार की तर्ज पर कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट विस्तार आगामी चुनावी समीकरण को साधने वाला होगा। जाहिर ये भी बात है कि इस विस्तार में किसका नंबर आएगा और किसका नंबर कट जाएगा। आखिर किस समीकरण पर होगा ये विस्तार, किन नामों पर लग सकती है, आपको देखने के लिए, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि चेहरों के चयन में चुनाव जरूर जहन में है। चेहरों के चयन में चुनाव जहन में। जी हाँ, चेहरा। चुनावी राजनीति में चेहरे का बड़ा रोल होता है। कई बार लड़ता कोई और है, चेहरा कोई और होता है। चेहरा चेहरा सियासत की वो धुरी जिसके इर्द गिर्द रचे जाते हैं जीत हार के सारे समीकरण। चेहरा जो कभी सत्ता का केंद्र हो जाता है तो कभी साम दाम दंड भेद वाली राजनीति को साथ कर चलता है। चेहरा जो रचता है पार्टी का इतिहास, सजाता है वर्तमान और तय करता है भविष्य। जहां मोदी मंत्रिमंडल के चेहरों के चयन में चुनाव को जहन में रखा गया है, तो वहीं उसी तर्ज पर योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया जाना तय है। पहले केंद्र के मंत्रिमंडल में जाति के गणित को साधा गया, तो क्या अब यूपी में भी जाति के समीकरण को साधा जाएगा? तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी और संघ के बीच हुए मंथन में यूपी कैबिनेट में विस्तार और नामों को शामिल करने को हरी झंडी मिल गई है। संघ ने 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख तक का प्रस्ताव दिया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन सारे समीकरणों और सवालों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसे साथ कर यूपी की जीत की राह आसान हो सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी कैबिनेट में जिन चेहरों की चर्चा है, उनमें पहला नाम संजय निषाद का है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली।
जिसके बाद निषाद वोट को साधने के लिए संजय निषाद को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं मायावती और अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड की काट के लिए योगी कैबिनेट में नया ब्राह्मण चेहरा भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद की है। इन्हें भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय के किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। यूपी कैबिनेट में पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया है और बीजेपी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर किसी राजभर चेहरे को साध कर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में किसी महिला को भी शामिल किया जा सकता है। अगर उन नेताओं की बात करें जिनकी यूपी सरकार से छुट्टी हो सकती है, उनमें भी मोदी सरकार के मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिसमें उम्र दराज और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इन मंत्रियों की लिस्ट में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री चौधरी उदय भान सिंह का नाम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 7 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें चुनाव से पहले भरने के लिए चेहरों की तलाश जारी है। ऐसे चेहरे जिससे जातीय समीकरण को साधा जा सके, जिससे नाराज चल रहे चेहरों पर मुस्कुराहट दी जा सके, जिससे किसी विशेष जाति को साधा जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि सपा और बसपा भी ब्राह्मणों को मनाने रुझाने में लगी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों के इस चयन में चुनाव को जहन में रखा जाना लाजमी है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 5:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुलाई है। माना ये जा रहा है कि विधानसभा सत्र के पहले इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुछ खास योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुछ सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। संबंधित लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि कैबिनेट के सामने प्रस्ताव को रखा जाएगा। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से लोक भवन में होने वाली इस बैठक के अंतर्गत औद्योगिक विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, आपका सत्र शुरू होने वाला है, सत्र से पहले ये प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट बैठक में पटल पर, और ऐसे में क्या वो प्रस्ताव हो सकते हैं, क्या इस बात की कोई जानकारी है हमारे पास? देखिए, जो अभी तक सूचना आई है उस मुताबिक सबसे बड़ी बातें हैं कि जो तो आगामी चुनाव यानी कि 2022 के एजेंडे को शूट करेंगी, वही प्रस्ताव सबसे पहले रखे जाएंगे। जैसे नियुक्तियों का प्रस्ताव है, तमाम विभागों में मुख्यमंत्री ने हाल में भर्तियों की घोषणा की थी, उन भर्तियों को लेकर के आज कैबिनेट में उसको फाइनल करने का प्रस्ताव किया हुआ है। जो अंतिम मोहर लगती है नहीं लगती है, ये तो बात होगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर के और खराब सड़कों को लेकर लंबे समय से जो डिमांड चली आ रही थी, उसके भी नए प्रस्ताव आने की संभावना है। यही कारण है कि इस बार की जो कैबिनेट है वो महत्व मानी जा रही है। इसके अलावा जो शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, हॉस्पिटल, मेडिकल एजुकेशन, इन तमाम सब्जेक्ट पे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। अभी क्योंकि ये बहुत गोपनीय प्रस्ताव होते हैं कि केवल उन एजेंडे को देख करके हम बता सकते हैं जो एजेंडा क्या है, जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों के आधार पर बता रहे हैं कि क्या प्रस्ताव उसमें आ रहे हैं। अब इनमें अंतिम निर्णय क्या होता है और उसमें क्या डिटेलिंग है, ये प्रस्ताव पारित होने के बाद ही हम बिल्कुल, और ये इसको एक अंतिम मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार के पास अंतिम मौका है कि वो अपने प्रस्तावों के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव के एजेंडे को साध सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा से चुनाव अभियान का आगाज करते नजर आए। अखिलेश यादव ग्राम सरौसा स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल का मूर्ति का भी उन्होंने अनावरण किया है। रथ यात्रा में उन्नाव के अलावा हरदोई, कानपुर, रायबरेली सहित अन्य जिलों के लोगों के भी जुटने की संभावना है बताई जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के कारण जनसभा की अनुमति देने से मना कर दिया। रथ यात्रा कॉल के कारण जनसभा की अनुमति देने से मना कर दिया। रथ यात्रा के बाद से सपा ने अपनी रणनीति तब्दील कर दी है। अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ से उन्नाव तक रथ लेकर पहुंचे, जिसके जरिए चुनाव अभियान का आगाज हुआ। तस्वीरें आपको चार दिखा रहे हैं। रथ यात्रा का आगाज, अखिलेश यादव का स्वागत, जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्नाव में अखिलेश यादव और दूसरी तरफ मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने घर में रहकर के ही नमाज अदा की है। कुछ मस्जिदों में सीमित संख्या में मौलानाओं ने कोरोना के खात्मे के लिए दुआ मांगी है, तो वहीं नए कपड़े पहनकर नमाजियों ने एक दूसरे को फोन पर ही बधाई संदेश दिया। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, जिससे बेवजह भीड़ न बढ़े और न ही किसी तरह की असुरक्षा की भावना पैदा हो। मुजफ्फरनगर समेत लखनऊ, प्रयागराज, चित्रकूट, आगरा, कानपुर देहात, गोरखपुर, श्रावस्ती में उल्लास के साथ त्योहार मनाया गया है। तस्वीरें आपको 8 दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, प्रयागराज, चित्रकूट, आगरा, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और कानपुर देहात। तो ईद उल अजहा की रौनक इस दौरान देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी होना अयोध्या पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। यह आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। बिकरू कांड के बाद अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे का केस अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लड़ने वाले हैं। बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने बताया कि सतीश मिश्रा ने खुशी का केस लेने के लिए उन्होंने हामी भरती है, तो तैयार हो गए हैं। खुशी दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे की बहू भी कहा जाता है, क्योंकि वो अमर दुबे के बेटे की बहू मानी जाती है। खुशी दुबे फिलहाल जेल में बंद है और उन पर बिकरू पुलिस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। 23 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है संपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए। हमारा समाज आज बहुत ही ज्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है। इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार से इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। वही आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग 23 तारीख को यहाँ पर इकट्ठे हैं। वही चुनाव दहलीज पर हैं और ब्राह्मण सियासत के केंद्र में हर दल ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुटा हुआ है और इसी जातीय जोड़ तोड़ पर जारी सियासत में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जब चुनाव आया है तो सपा बसपा को ब्राह्मणों की याद सता रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब जब 2022 का चुनाव आया है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी को ब्राह्मण समाज की याद आ गई है। लेकिन अभी तक कहां थे? रायबरेली में जब ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जा रहा था उस समय कहां थी बहुजन समाज पार्टी, कहां थी समाजवादी पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर उसको उठाया और हमारे नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर ब्राह्मण अत्याचार के खिलाफ, भाजपा सरकार जातिवादी आदित्यनाथ जी के खिलाफ आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव आया है तब ब्राह्मणों की चिंता आई है। अब खुशी दुबे का मुकदमा लड़ना चाहते हैं श्री सतीश मिश्रा जी, लेकिन मैं आपको बता दूं ब्राह्मण अपने पुराने परिवार में वापस आने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण सहित समाज प्रत्येक वर्ग को सम्मान देती है, स्थान देती है।
तो हर कोई अपना जो है अधिकार स्थापित कर रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक मेरा है। अब ब्राह्मण वोट बैंक बताएगा आखिरकार चुनाव में कि वो किसका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शायर मुनव्वर राणा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़कर चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बोल बोले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2022 में योगी सरकार आई तो मैं प्रदेश को छोड़ दूं। ओवैसी की बेवकूफी से, नादानी से, लालच से, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को नुकसान करने की वजह से अगर भाजपा अगर यहाँ आ जाती तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो बताओ। और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार देश में आई है और 17 में जब से माननीय योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और इनके जो भी कनेक्शन है दुनिया के उन हमारे दुश्मन देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से, उनको भी बेनकाब करके और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना पड़ेगा। मुनव्वर राणा ने जो भी प्रसिद्धि पाई वो भारत में पाई अपनी। साध्वी निरंजन ज्योति 2 दिवस के दौरे पर कानपुर देहात पहुंची। यहाँ उन्होंने मूसा नगर में अपने आश्रम पर नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, जनसंख्या पर नियंत्रण वित्त की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो मिशन शुरू किया है वो सराहनीय कदम है। जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक भी है, विकास की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, लोगों को स्वस्थ व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी। मैंने देखा है कि जिसके 4-5 बच्चे हैं तो फिर बच्चों को सही ढंग से वो खिला नहीं पाता। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया, जिसके बाद वो सड़क मार्ग के जरिए उत्तरकाशी पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करी है, उन्हें सांत्वना व्यक्त की। सीएम ने परिजनों से कहा कि राज्य सरकार से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। तो वहीं गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 41वें दिन भी जारी है। क्रमिक अनशन 21वें दिन जारी है। इस अवसर पर सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करी। तीर्थ पुरोहितों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार केवल धामों पर अधिकार जमाने के लिए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड लेकर आई है। सरकार ने बोर्ड का गठन करने से पहले किसी को भी विश्वास में नहीं लिया। ऐसे में अब हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड को भंग नहीं कर दिया जाता। हमारा देवस्थान बोर्ड के विरोध में 41वां दिन भी प्रदर्शन जारी रहा सभी तीर्थपुरोहितों का, और हम ये प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है और देवस्थान को भंग नहीं करती है, क्योंकि देवस्थान बोर्ड सनातन धर्म विरोधी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं देहरादून से। अजीत, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? पुरोहितों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल पूजा, अब तक जो आंदोलन पुरोहितों का वो धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विपक्षी दल है, अभी तक वो बयानों में पुरोहितों का समर्थन कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने भी तैयारी की है कि सड़कों पर वो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध करेंगे। साथ ही उनकी तरफ से यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि अगर 2022 में उनको सत्ता मिलती है, उनका जो फैसला पहला होगा वो ये होगा कि देवस्थानम बोर्ड को सीधे तौर पर बंद कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर अब 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का राजनीतिक रंग होना माना जा रहा है। हालांकि सरकार इसको साफ कर रही है कि जो हकूकदारी है उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और किसी को भी कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। लेकिन पुरोहितों का साफ आरोप है कि जब बोर्ड का गठन किया गया तो उनसे ना तो मशवरा किया गया और ना ही गठन के समय उनके विश्वास में लिया गया। तो ऐसे में वो तब तक आंदोलन अपना जारी रखेंगे जब तक उसको पूरी तरह से भंग नहीं कर दिया जाता। तो अब देखना यही होगा पूजा के आने वाले समय में कब तक इनका आंदोलन जारी रहता है और अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो इस पर क्या फैसला होगा।
हालांकि भावी सरकार में जो अभी हाल ही में बैठक हुई है उसमें बजट भी अनुमोदित कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को बोर्ड को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बेहतर तरीके से समन्वय बनाए और वहां पर अजित, कहीं ना कहीं दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। सरकार कह रही है कि हम जो है पक्ष में है पुरोहितों की, दूसरी तरफ अब नियुक्ति हो चुकी है, बजट भी अलॉट किया है, पुरोहितों का जो आंदोलन है वो भी जारी है। देखना होगा कि बीच में रास्ता निकलता आखिरकार कैसे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में भी ईद उल अजहा का त्योहार आज मनाया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईदगाह में ईद की नमाज अता की गई है। केवल आपको बता दूं कि कमेटी के 5 ही लोगों ने नमाज अदा की है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ईद को लेकर और जिला प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हुई थी। इस दौरान समाज सेवी नईम कुरैशी ने बताया कि ईदगाह कमेटी ने भी शांतिपूर्वक सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ईद का त्योहार मनाने की अपील की। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जो भी अवशेष हो, जानवरों की कुर्बानी पर्दे से हो, और जो भी अवशेष हो वो नगर निगम द्वारा लगाई गई गाड़ियों में डालें, इससे साफ सफाई रहे। और मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का भी ईदगाह कमेटी की जानिब से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ माकूल इंतजाम के लिए। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही थी। 30 जुलाई को यूपी दौरे पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात दे सकते हैं। 9 जनपदों में नवस्थापित मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, काशी से औपचारिक चुनावी आगाज हो चुका था और अब दूसरा दौरा चुनावी आगाज के बाद प्रधानमंत्री का बेहद खासी दौरा माना जा रहा है। इस दौरान भी सौगातों का पिटारा खुलेगा। लखनऊ से बेहद बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। 30 जुलाई को यूपी दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, साथ में कई अन्य सौगातें भी दे सकते हैं। यूपी चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। चुनाव से पहले ये दूसरा दौरा है काशी आने के बाद। काशी में 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को दी थी। अब एक बार फिर से 30 जुलाई को दौरा प्रस्तावित है, दौरा होना है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। जनता टीवी की उम्मीद कि आपका आने वाला समय आज से बहुत बेहतर। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है। अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे।